हेलो बच्चों आपके जो 25 सितंबर से शुरू होने वाले पेपर्स हैं अर्धवार्षिक पेपर, उनके सैम्पल पेपर बनाया है। आज ये जो आपका सैम्पल पेपर है ये 6th क्लास का है। तो चलो देखते हैं 6th क्लास के गणित का सैम्पल पेपर। इससे पहले एक सैम्पल पेपर और गणित का बन चुका है बच्चों 6ठी क्लास का, तो उसके कारण अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यहाँ पर लिख दिया है, उसे आप पढ़ लें। ठीक है, तो हम लोग आज डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह देखें। जो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, कागज से बिना उठाए पेंसिल से कोई भी बनाई गई आकृति सीधी या टेढ़ी, मतलब वो जो आकृति है वह सीधी या टेढ़ी कैसी भी हो सकती है, और पर जैसे आपने पेंसिल से बिना उठाए इस तरह से कोई भी आकृति, चाहे वह सीधी बना रहे हैं आप, पर उसको आपने क्या है पेन या पेंसिल को उठाना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो आकृति बनाई जाती है वह क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह की जो आकृति होती है बच्चों उसको कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहा जाता है वक्र। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है तीसरा वाला वक्र। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो देखें, चतुर्भुज जो है, कोई भी चतुर्भुज अगर हम इस तरह से 4 भुजाओं वाला बनाते हैं तो चारों कोणों का योग जो है वो हमें बताना है। तो चारों कोणों का योग जो मिलाकर होता है, जैसे यहाँ ऑप्शन दिए हैं 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण, है ना। तो हम जैसे आयत ये हमने चित्र बनाया है, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर ये देखें आप, ये 4 समकोण बनते हैं, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 4 समकोण। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा वाला सही है इसका, चौथा वाला 4 समकोण। ठीक, इसके बाद देखें, संख्या 510 में दहाई के अंक का स्थानीय मान बताएं। तो 510 जो संख्या है बच्चों, तो इसमें आपने दहाई के अंक का मतलब, अगर आपके पास कोई भी जैसे मान लो 240 संख्या दी है, ठीक है, तो 240 में ये पहला पीछे से अगर शुरू करते हैं, हम लोग हमेशा पीछे से ही शुरू करते हैं गिनना स्थानीय मान के लिए। ये इकाई हो गई, ये आपकी दहाई का अंक है, और ये आपका सैकड़ा या 100 का अंक है। ठीक, इस तरह से आगे आपको याद आ गया होगा कि आगे हज़ार और लाख इस तरह से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दहाई का अंक पूछा है, तो दहाई का अंक बच्चों ये 4 है ना। तो 4 जो है दहाई का अंक, यानी कि 4 गुणा में 10 ऐसे ही लिखा जाता है ना। तो ये आपका 4 गुणा में 10, तभी तो दहाई बनता है। 4 गुणा 10 कितना बनेगा, 40। हाँ, तो इसलिए ये आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे स्थानीय मान अगर आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका इसका 10। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है उसमें से अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या को घटा दें तो क्या आएगा, है ना। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। 1 क्यों है, क्योंकि 1 से ही सारी प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 आप अनगिनत गिनती कहीं तक भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है छोटी पूर्ण संख्या। तो इससे पहले वाला जो आपका वीडियो था बच्चों सैम्पल पेपर का, उसमें आपको ये समझाया गया था अच्छे से कि पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं ना। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू हैं, और पूर्ण संख्याएं जो हैं वह 0 से शुरू हैं। तो 0 के बाद वही अनगिनत गिनती आप कहीं तक भी लें। तो यहाँ देखें आप, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई बच्चों, जिसमें 0 है। तो 0 जो है वह सबसे छोटी, और 1 जो है वह है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो 1 में से आप 0 माइनस करेंगे, 1 माइनस 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन आ गया ख। ठीक, तो इसके बाद अगला देखते हैं, आकृति देखकर बताएं यह न्यून कोण है। तो इनमें से आपको पहचानना है कि न्यून कोण कौन सा है। तो देखें यहाँ पर ये ग वाला जो है, जो कि इस तरह से जो बना होता है, मतलब अगर आप ऐसे सीधा बनाते हैं तो वो समकोण होता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये समकोण है ना। और अगर आप इसको यहाँ 90 डिग्री से फालतू का ऐसे बना देते हैं तो ये होता है अधिक कोण। क्या होता है बच्चों, ये है आपका अधिक कोण, है ना। तो अगर आप 90 डिग्री से कम ये जैसे इस तरह से बनाया गया है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यून कोण। और इसके बाद आपके चौथे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इस तरह सीधी रेखा पे जो कोण बनता है उसको कहा जाता है ऋजु कोण। ठीक है,
तो इस तरह से ये चारों कोण आपको समझ आ गए होंगे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि एक संपूर्ण घूर्णन, मतलब घूर्णन किसका, जैसे मान लो ये घड़ी है आपकी, ठीक है, इस घड़ी का एक पूरा चक्कर जो होता है, पूरा इस तरह से घूर्णन जो है वह कितने डिग्री का होता है, तो कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री का। तो यहाँ आंसर आएगा आपका 360 डिग्री। इसके बाद है संख्याएं 11 + 7 बराबर, तो आपको सिर्फ इतना इजी सा है, देखें 11 में 7 को जोड़ना है केवल, ठीक है, तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ आंसर आ गया आपका 7वें में 18। इसके बाद देखें पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती, तो आपको बताना है बच्चों, पूर्ववर्ती मतलब जो उससे पहले वाली संख्या, पूर्ववर्ती, ध्यान रखें आप इन बातों का बच्चों कि ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, पहले वाली, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपके परवर्ती पूछा जाए, परवर्ती पूछते हैं बच्चों, तो परवर्ती संख्या जो होती है वह बाद वाली संख्या होती है, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि एक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो आप खुद सोच सकते हैं बच्चों, 1 से पहले हम 0 लिख लेते हैं, है ना। अभी हमने देखा पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वह 0 से ही शुरू होती हैं, यानी कि 1 के पहले आई ना संख्या 0, तो इसलिए उसका पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पर आप कौन से ऑप्शन पे लगाएंगे, आप सही सोच रहे हैं, असत्य। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, असत्य। इसके बाद देखें संख्या 3 के गुणनखंड 2 होते हैं, तो संख्या 3 के गुणनखंड आपने बताने हैं बच्चों, ठीक है। तो संख्या 3 जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए गुणनखंड होते क्या है। तो देखें गुणनखंड, गुणनखंड जो होते हैं वह एक, हर एक संख्या क्या होता है, गुणनखंड का मतलब क्या कि जिससे वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह संख्या विभाजित हो जानी चाहिए, ठीक है, वही उसका गुणनखंड होता है। एक जो है वह हर एक संख्या का गुणनखंड है, और एक वह खुद संख्या भी होती है अपना ही गुणनखंड, ठीक है। तो अब यहाँ देखें 3 जो है उसका गुणनखंड जो है वह देखो 2 ही बनेंगे, क्योंकि इसके आगे तो इसका कोई गुणनखंड बनेगा नहीं है, तो इसलिए इसके 2 ही गुणनखंड हुए, तो ये आंसर आपका सत्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, भिन्न 5/7 में 5 अंश तथा 7 भिन्न का हर कहलाता है। तो आपने यहाँ बताना है, देखिए अगर हम 5/7 इस तरह से भिन्न लिखते हैं, तो 5 जो होता है ऊपर वाली संख्या हमेशा अंश कहलाती है, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो यानी ये ऑप्शन सत्य हो गया। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ बच्चों। देखो जैसे अंश है, अंश यानी ऊपर वाली संख्या है ना, अंश ऊपर, तो ऊ में भी ऊ, देखो ऊ के बाद अगर हम इसको ऐसे पूरा कर देते हैं ऊ को, तो ए बन जाता है। तो ये अंश आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ऊ ऊपर तो अंश होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ऑप्शन वाले और खाली स्थान, सत्य असत्य, ये आपके पूरे हो गए। तो इसके बाद हम अगला भाग देखते हैं इसका। तो आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें ये देखें, इसमें जो दिया है पहला क्वेश्चन, यहाँ पर ये देखिए लिखा है 11 से 13 तक के क्वेश्चन जो हैं इनके 2 अंक हैं, है ना, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये सारे आपके, तो इनको आपने ध्यान से करना है। देखें पहले लिखा है 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/4, इसको आपने हल करना है, ठीक है। तो हल करने के लिए सबसे पहले तो ये मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को आपने खोलना है। खोलना मतलब चाहे वो उचित भिन्न में आए या विषम भिन्न में आए, आपको उसको खोल के देखना है। तो देखिए खोलने के लिए कैसे किया जाता है, आप इसको इस तरह से पूरी प्रक्रिया लिखेंगे, जैसे 4 गुणा में 3, इसको ब्रैकेट में लिया, प्लस में 2/3 प्लस ये वाला प्लस जो है, इसके बाद आपने फिर ये 4 की और 3 की गुणा होएगी, और प्लस में 1, ठीक है। अब बटे में कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरह से अब इसको आप गुणा करेंगे, 4 3 12 हो गया, 12 प्लस में 2/3, और यहाँ पर हो गया आपका प्लस करके 4 3 12 ही यहाँ पर हो रहा है, प्लस में 1 और बटे में 4, ठीक है। तो आपकी जो संख्या बन गई वह कितनी संख्या बन गई, वह बन गई आपकी 14/3 प्लस 13/4। अब इसको आपने जोड़ना है, ठीक है, इसको जोड़कर आगे आप पूरा इसे कर लेंगे, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगले क्वेश्चन में लिखा है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे। अब देखें 2 से प्रारंभ करना है, यहाँ 12 है और यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। तो 12 के बाद यहाँ 1 और 2 है, यानी यहाँ 2 से वह घड़ी की सुई शुरू कर रही है और उसने आधा घूर्णन पूरा करना है। ठीक है, तो 2 से शुरू कर रही है तो बच्चों यहाँ पूरा आधा घूर्णन इसके सामने बिल्कुल इसका होएगा। तो इसके सामने जो अंक आएगा, देखो 6 के बाद 7, 8 और फिर 9 है ना। हर जो ये अंक दिए हुए हैं जैसे 12 और 3, इनके बीच में 2-2 अंक होते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ इसके 2 के सामने जो अंक आएगा आपका आधा घूर्णन तभी पूरा होगा, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, जोड़ करें। जोड़ करना है अब हमने यहाँ, तो यहाँ ध्यान से करना है क्योंकि निशान जो है उनके अनुसार करा जाएगा। -217, अब ये देखें प्लस माइनस 100 लिखा है, तो प्लस माइनस 100 जब लिखा है तो ये इस ब्रैकेट को पहले हमें खोलना पड़ेगा। -217, तो प्लस माइनस जो है बच्चों वह है आपका क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 100। तो अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों संख्याएं माइनस की हो गई, यानी कि ये संख्याएं आपस में अब जुड़ेंगी। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो ये कितना बन गया आपका 317। पर देखें जो माइनस का निशान है वह आंसर में भी रहेगा, उसको आपने ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, संख्याएं हमने जोड़ी हैं परंतु आंसर जो है माइनस में ही रहेगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि 40 मिनट जो है वह 1 घंटे की कौन सी भिन्न होती है। तो 1 घंटे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मिनट होती हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट हुए बच्चों, मान लो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 घंटा बराबर में 60 मिनट, है ना, 60 ही मिनट होती हैं। तो हमें कितना चाहिए, हमें 40 मिनट चाहिए, है ना। तो अभी हमने 1 घंटे में 60 मिनट लिखी, तो 1 मिनट में अगर हम लिखते हैं, 1 मिनट में घंटे कितने हो गए, 1/60, ये हमारा घंटे हो गए। ठीक है, अब हमें 40 मिनट चाहिए, तो 1 मिनट में 1/60 घंटे, तो 40 मिनट में कितना हो गया, इसको गुणा कर लेंगे, 1/60 गुणा में 40। ठीक है, इस तरह से 0 से अब ये 0 कैंसिल हो गई और इसको काट लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आ गया आपका 2/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 जो है इसका भिन्न बनेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है घटाना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर घटाने के लिए अब आपने निशानों पे पूरा ध्यान देना है। देखें -7 प्लस -8, सॉरी फिर से लिखते हैं, एक बार इसको दोबारा से देखते हैं ताकि अच्छे से लिखा जा सके। फिर से देखें, -7 प्लस -8 प्लस एक बार देख लेते हैं क्या संख्या थी, हम भूल गए, हाँ ये था प्लस -90, तो प्लस माइनस का है 90। अब देखें यहाँ पर पहले तो इन ब्रैकेट्स को खोलना है, -7, अब ये प्लस और अंदर है माइनस, तो प्लस और माइनस जो है माइनस बन गया, माइनस का 8। अब फिर से प्लस और माइनस है तो ये फिर से माइनस का 90 बन गया, इस तरह से। ठीक है, अब आपने इनको जैसे आप कर सकते हैं, ये जो 2 संख्याएं हैं इनको आप जोड़ लें। माइनस और माइनस की 2 संख्याएं, जैसे मान लो आपने इन दोनों को जोड़ लिया, तो -7 और 8 कितना हो गया, 15, फिर आ गया माइनस का 90। ठीक, अब इन संख्याओं को फिर से जोड़ा जा सकता है। देखें आप इसको तो बच्चों अब यहाँ पर जो आपकी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जैसे -15 आ गया था अपना और -90, है ना। तो माइनस और माइनस अब ये फिर से प्लस हो जाएगा, संख्याएं जुड़ेंगी पर आंसर माइनस में ही रहेगा। तो 90 और 15 कितना हो गया, 105। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो बच्चों आपने ध्यान रखना है निशानों का कि प्लस और माइनस के क्या निशान लगे हुए हैं, उन्हीं के अनुसार आपने करना है। हमेशा याद रखिए, अगर एक प्लस का निशान है और उसके बाद ब्रैकेट दी हुई है, माइनस है उसमें, तो वहाँ पर वो प्लस माइनस का माइनस बन जाएगा।
ठीक है। और इस तरह से अगर आपके पास 2 माइनस के निशान हैं और उनमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो उन संख्याओं को हमेशा आपस में आपने जोड़ना है, संख्याओं को जोड़ना है, परंतु आंसर जो है, आंसर में आपकी माइनस की निशान जरूर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखें संख्याएं जुड़ेंगी, केवल संख्याएं जुड़ेंगी, परंतु जो आंसर है उसमें माइनस का निशान रहेगा, संख्याओं को आपने जोड़ना है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, इसी का पार्ट है -32 माइनस और -40। अब देखें यहाँ पर ये है -32 और माइनस के बाद ब्रैकेट में दूसरा माइनस भी है, तो यहाँ ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चों गुणा, तो माइनस और माइनस की जब गुणा करते हैं तो वह प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस आपका और 40 आपका प्लस का अंक बन गया। ठीक है, तो अब ये 40 है और ये -32 है, तो 40 बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो आपका यहाँ पर आंसर 8 आ जाएगा। अब आंसर में आपको मैंने बार बार बताया कि जो बड़ा अंक है उसके साथ जो निशान है वही निशान रहेगा, तो 40 के साथ यहाँ प्लस का निशान है, तो आंसर में आपका ये 8 जो है प्लस का रहेगा। आप इस प्लस के निशान को लगाएं या ना लगाएं तो भी यह प्लस का ही माना जाएगा, मतलब आप आंसर 8 भी केवल लिख सकते हैं, ये भी आपका ठीक है। अगर +8 लिखते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जो बड़ी संख्या है उसके साथ जो निशान है आंसर में वही निशान आएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी हो जाएगी, 999 ये संख्या हो गई। इसके आपने अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकाल लेने हैं कि जिस सबसे छोटे अंक से ये विभाजित हो, जितना विभाजित होती जाए सिर्फ एक लास्ट में आना है, वहाँ तक आपने इसको भाग करते जाना है। ठीक है, तो फिर आपके वो गुणनखंड जो हैं इस तरह से, जैसे मान लो इसे 3 से भाग कर रहे हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से तो यहाँ 1 1 1 इस तरह आता जाएगा। तो ये जितने भी यहाँ आपकी संख्याएं आए उनको यहाँ गुणा करके आपने लिखते जाना है, वही आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है देखें, इसमें लिखा है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या आपने बतानी है। तो बच्चों देखो जहाँ कुल लिखा हुआ है कुल संख्या बतानी है, तो यानी हमने उन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए अब आपको पता ही है कि जैसे आप लिखेंगे इसमें पूरा, पहले दिन जो टिकट बेचे गए, पहले दिन बेचे गए टिकट, बेचे गए टिकट बराबर 1094 है ना। इसी तरह से हर दिन का लिखेंगे, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन का और चौथे दिन का। ठीक है, चारों को आप इस तरह से लिखेंगे और बराबर में यहाँ जो भी रकम दी है वो लिखेंगे। तो दूसरे दिन कितने बेचे गए, 1812, तीसरे दिन बेचे गए 2050 और उसके बाद चौथे दिन बेचे गए 2751। तो कुल संख्या पूछी है तो बच्चों इन सबको जोड़ देंगे और यहाँ कुल लिखेंगे और आप जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वह आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। तो देखें एक व्यापारी के पास कितने रुपये थे, तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे कुल रुपये हो गए 78,592। ठीक है, उसके बाद उसने 40 रेडियो खरीदने हैं इसके और हर एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200। तो जो एक रेडियो है, एक रेडियो का मूल्य बराबर कितना है, 1200। ठीक है, और जो कुल रेडियो जो खरीदने हैं वह कितने हो गए, 40। तो यहाँ पर 40 गुणा में 1200 कर देंगे। ठीक
ठीक। फिर आंसर इसका 40 गुना में 1200 निकालेंगे और जो आपका उत्तर आएगा उसको 78,592 में से आपने घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ 40 को 1200 से जब आप गुना करेंगे तो 48,000 आ जाएगा, तो -48,000 करेंगे और बराबर में आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बच्चों आज की आपकी वीडियो जो है ये पूरी हो गई और ये आपके सैम्पल पेपर पूरा हो गया। आप इसी तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपका पेपर अच्छा हो। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और अच्छे सैम्पल पेपर दिए जा सकें जिनसे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक, लाइक और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद बच्चों।